नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण। चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने भाजपा के स्टार प्रचारकों को सांप्रदायिक आधार पर बयानबाजी से बचने और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को संविधान को समाप्त करने की गलत धारणा नहीं फैलाने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। वहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजे जाने के बाद नड्डा और खड़गे ने अपनी अपनी पार्टी के कैंपेन के तरीके को सही ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने अपने स्टार कैंपेनर्स के बयान का भी बचाव किया है। दोनों ने इलेक्शन कमीशन से यह मांग भी की है कि उनकी तरफ से विरोधी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत पर एक्शन लिया जाए। चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस से क्या कहा? भाजपा से उन प्रचार भाषणों को रोकने के लिए कहा है जिनसे समाज में बंटवारा हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि वह संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न करे, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर पर बोलते हुए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से कहा कि वो डिफेंस फोर्स का राजनीतिकरण न करे। बहरहाल चुनाव का चरण आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। ऐसे में दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। तरह तरह के बयानी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग के इस नोटिस का दलों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता घनश्याम पिरोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस में कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल जी से। शैलेंद्र जी, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, उसमें लिखा गया है कि आप बार बार कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी भ्रांतियां ना फैलाई जाए। देखिए, मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि ये बात कांग्रेस पार्टी ने चालू नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि हमें 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार से ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे अनेकों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, नेताओं ने यह बात विभिन्न मंचों से कही गई और कहीं न कहीं प्रचार प्रसार में लेकर आई। अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर रोक लगाती या उसके खिलाफ कोई अगर बयान देती तो हम मानते कि उनकी मंशा ऐसी नहीं है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग जागा। धन्यवाद आपके जागने के लिए। आपको जिन चीजों के लिए पहले जागना था, अब चुनाव का जब आखिरी चरणों के तरफ हम जा रहे हैं, 25 के बाद आपका एक ही चरण बाकी रह जाएगा, फिर आप ये बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी तक तो चुनाव में बहुत सारी चीजें वो आगे बढ़ चुकी हैं। तो जो मेरा ये कहना है कि संविधान को बदलने की बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कही है। और उन्हीं की बातों को लोगों के पास कांग्रेस के नेता ले जा रहे हैं कि भैया वो कह रहे हैं कि 400 पार हम को दीजिए ताकि हम संविधान में बदल सकें। तो इसमें कांग्रेस को दोष दें कि कांग्रेस संविधान बदलने की बात करी, ये गलत है। ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा है। और अगर मंशा नहीं होती तो जिन्होंने भी बयान दिए, क्या एक व्यक्ति के भी खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अगर नोटिस जारी किया होता या उनसे बयान वापसी की बात की होती तो हम समझते कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है। अगर उनकी मंशा है तो विपक्ष के नाते ये हमारा फर्ज बनता था कि हम ये बात जनता तक ले जाएं और कांग्रेस ने वही काम किया है। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नाते हमारी जवाबदारी बनती, विपक्ष के नाते आपकी जवाबदारी बनती थी महंगाई पर बात करने की, भ्रष्टाचारी पर बात करने पर, बेरोजगारी पर बात करने की, आपको जनता के बीच जाना चाहिए था इन मुद्दों को लेकर। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा न्याय पथ पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आप इतने काबिल पत्रकार हैं, निश्चित रूप से उसकी स्टडी की होगी। किस तरीके से एक एक वर्ग को उसमें छुआ गया, किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, किस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने की उसमें बात कही है, किस तरीके से नौकरियों की बात कही है। तो 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए।
आज से 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था ना कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या दिया? क्या 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकार के पद खाली हैं, कांग्रेस ने वही कहा कि हम आएंगे तो उसको भरेंगे। महंगाई की आप देखें, आज आपका भी घर चलता, मेरा भी घर चलता, हम सबका घर चलता कि आज से 10 साल पहले क्या भाव थे चीजों के रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे आज कहां पर जा गए, महंगाई कहां पर जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने संविधान बदलने की बात कही है, जिस तरीके से कहीं नहीं अग्निवीर अपनी समस्याएं लेकर आ, यही बात कांग्रेस लेके गए कि नहीं आप सत्ता में होते हुए आपने आपके वादे तो पूरे नहीं किए, उनसे झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। जिस तरीके का झूठ वो लगातार बोलते हैं, जो परोसने का प्रयास करते हैं, कभी कहते हैं 400 पार और 370 वोट बढ़ाएंगे, पता चला कि बूथों पे बढ़ने की जगह घट गए। तो वो इस तरह का जो बातें करने वाले लोग हैं वो करें, क्योंकि उनकी टैक्टिस है, उनकी आदत है, क्योंकि अफवाह फैलाने में भारतीय जनता पार्टी से बढ़ के कोई नहीं होता। लगातार इन सब चीज की उनके ऊपर मास्टरी है। उन्हीं बातों को हम लेकर गए और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जागे, लेकिन थोड़ा लेट जागे, पहले जागते। निश्चित रूप से हमें देश में जो चुनाव होना चाहिए मुद्दों पे होना चाहिए, और मुद्दों को पूरा चुनाव आप बताइए, एक दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, अगले दिन फिर चालू हो जाते हैं। तो आप क्या भरोसा करें इन लोगों का? आप अगली बार आएंगे दूसरा प्रश्न करेंगे तो बताऊंगा धर्म के ऊपर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया है, उन्होंने कहा है कि आप जो भाषण दे रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ सकती है, आप जो धर्म को लेकर बार बार बोलते हैं उससे जो देश का माहौल खराब हो सकता है। देखिए, कांग्रेस ने तो कभी भी इन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया ही नहीं, और हमको शिक्षा देने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इन्हीं के ये तो निर्वाचन आयोग ने कहा है, कांग्रेस ने नहीं कहा है। घनश्याम जी, कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया, निर्वाचन आयोग ने कहा है भाजपा से। मेरी बात सुन लीजिए घनश्याम जी, प्रधानमंत्री सुनिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस ने नहीं कहा है, निर्वाचन आयोग ने कहा है, नोटिस निर्वाचन आयोग ने दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन जी कहते थे उस समय क्या कि पहला अधिकार किसका है संसाधनों पर। तो ये जो सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम की बात करने का काम ये कांग्रेस करती आई है शुरू से। और सुनिए, और देश के आप देखे ना, अभी इनको तो ये जो निर्वाचन आयोग उस पर ही भरोसा नहीं है। और अभी जब 4 तारीख को पेटियां खुलेंगी, मशीनें खुलेंगी, कमल के फूल निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जब जीतेगी तो ये कहेंगे कि ये जो है मशीनों का खेल है। घनश्याम जी, लगता है आपने मेरा सवाल सुना नहीं। घनश्याम जी, लगता है आपने मेरा सवाल सुना नहीं। ये केवल घनश्याम जी, मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगा। आपको निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा कि आप ऐसे भाषण, ऐसी बयानबाजी बंद कर दीजिए जिससे समाज का बंटवारा ना हो। मैंने वही तो कहा, मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस को भी दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी दिया। तो पहले तो अनादर करने का काम ये कांग्रेस करती आई है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सम्मान करने का काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नियम, कायदे, कानूनों का पालन करती आई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसको तोड़ने का प्रयास किया है। हिंदू मुस्लिम पर बात करने का आरोप आप पर लगता है घनश्याम जी? नहीं, अरे नहीं, जब ये बात करते तभी तो हम लोग बात करते हैं। जब ये विषय उठाते हैं तभी तो उसका कटाक्षेप और कटाक्ष करने का काम होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और इसलिए आप देखेंगे कि चाहे इनका जो गठबंधन है, उनकी जो मुख्य और पार्टी है, माननीय हमारी मुख्यमंत्री वहां की ममता दीदी, वो उनका सोच क्या है, ये सब विषय इस बात का द्योतक है कि तुष्टीकरण की नीति के आधार पर वोट कैसे कमाए जाए, वोट कैसे प्राप्त किए जाए, ये कांग्रेस का हमेशा मापदंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। और आप देखेंगे जितने भी काम हैं, जितने भी योजना हैं, जितने भी जनहित के काम हैं, चाहे केंद्र की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हों, चाहे प्रदेश की अन्य प्रकार की सरकारों की हों, सबसे ज्यादा लाभ देने का काम हमने कभी ये नहीं सोचा कि कौन वर्ग है। और इसलिए इन संस्थाओं का सम्मान करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है।
जी बिल्कुल, देवदत्त दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया है, बीजेपी को भी दिया गया है, कांग्रेस को दिया गया है, उसमें साफ कहा गया है ऐसी बयानबाजी, ऐसे भाषण ना दे जिससे समाज का बंटवारा हो, समाज में अराजकता फैले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों पार्टियां अभी उस नोटिस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। देखिए, जब भी चुनाव की घोषणा होती है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा, चुनाव आयोग एक सर्वदलीय बैठक बुलाता है, सब दलों के नेताओं को आमंत्रित करता है, फिर उन्हें पूरी चुनाव की आदर्श आचार संहिता समझाई जाती है। इतने चुनाव नेता लोग देख चुके हैं, सबको पता है कि क्या आदर्श आचार संहिता है। ये वैसे ही है कि जैसे नेता को ईमानदारी से काम करना चाहिए, कितने लोग कर पाते, ऐसी सबको आदर्श आचार संहिता ही पता रहती है, लेकिन पालन नहीं हो पा रहा। एक टीएन शेषन थे एक समय, जब थोड़ा कुछ शक्ति चुनाव में दिखी चुनाव आयोग की। बाकी चुनाव आयोग के पास इतने सीमित साधन होते हैं, इतने सीमित कर्मचारी होते हैं, और नेताओं के स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध होते हैं। अन्यथा यदि देवदत्त जी, जिस तरीके से देखा जाए निर्वाचन आयोग अब नोटिस दे रहा है जब 6वां और 7वां चरण चलने को है, चुनाव खत्म होने को, कई राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, कि इतनी देर से निर्वाचन आयोग जागा है। आप देखिए कि मैं ये कह रहा था कि यदि अक्षरश पालन कर पाए चुनाव आयोग, तो कितना खर्चा करते हैं इन लोग चुनाव में, करोड़ों रुपए एक एक विधानसभा में और लोकसभा में तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या उसका हिसाब किताब अभी देखोगे, कोई 10 लाख 20 लाख 25 लाख 95 लाख तो आजकल अधिकृत तो हो गया चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन 60-70 लाख से ज्यादा कोई हिसाब नहीं देगा। और चुनाव आयोग ने जो आज किया, यदि वो पहले दिन भी कर देता तो उससे क्या फर्क पड़ना था। पहले ही पता था, मैंने वही तो बात शुरू की थी कि सबको पता है कि क्या है, चुनाव आयोग पर शक्ति शुरू में ही वो समझा देता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करवा पाता चुनाव आयोग, क्योंकि राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में वो सक्षम इतना नहीं है, कि इतना उसके पास अधिकार संसाधन नहीं है। आधे चुनाव अवैध हो जाए यदि सही हिसाब किताब लगाया जाए। पेंटिंग से दीवारें रंगी जाती हैं, जितना खर्चा होता है विधानसभा उतने की पेंटिंग हो जाती दीवारों में। मैं आपको कितना खर्च, कितनी जीपें लगती हैं, कितने वो वाहन, कितने खर्चा होते हैं, पोस्टर बैनर, सोशल मीडिया, इतना खर्चा करते हैं, खर्चे के हिसाब नहीं। और बयान क्या आ जा रहा है, बयान पहले चरण के पहले से आ रहे हैं जी। जब 5 चरण निपट गए तब चुनाव आयोग ने कहा 4 चरण निपट गए थे, उसके बाद शायद चुनाव आयोग का। मैं कहता हूँ पहले चरण से बयान उठाकर देख लो, कौन, वो तो अस्तित्व में रहते हैं, अखबारों में भी है, वीडियो भी है, सोशल मीडिया पे, टीवी में, सब में चले। कितनी बयानबाजी हुई, क्या वो आदर्श संहिता के हिसाब से थी? ये अक्षरशः देवदत्त, हेलो, जिस तरीके से देखा जाए देवदत्त जी, आप कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग तो एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम करता है, एक निष्पक्ष डिपार्टमेंट है अपने आप में है, लेकिन पास उसका संसाधन उतने नहीं है, उतने कर्मचारी नहीं है, उतनी उसके पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। और क्या चुनाव आयोग को दिल्ली में कौन, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, राज्य में प्रदेश सरकार नियुक्त करती है। मैं आपको कहूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सबको दिखाई देती है कि चुनाव में कितना क्या होता है। पूरा एक नियम के अनुसार चुनाव नहीं हो पाते, नहीं तो पहले चरण के बाद ही ये चुनाव आयोग की शक्ति आ जाती, क्योंकि बयान तो लगातार आपने देखोगे हर चरण में बयान बदले हैं नेताओं के। जी बिल्कुल, संविधान की प्रतियां तक दिखाई प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल जी हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए हिंदू मुस्लिम का आरोप लगातार बीजेपी पे लगता है, अब तो निर्वाचन आयोग ने भी नोटिस दे दिया है हिंदू मुस्लिम को लेकर, आप पे क्या कहना है आपका इस पर? पहले तो देवदत्त जी की स्पष्ट बयानगी की मैं तारीफ करूंगा कि आजकल बिरले पत्रकार होते जो इस तरह की बातें स्पष्टता से करते हैं, धन्यवाद और आपको सलाम। निश्चित रूप से जो आपने बात की उसको बढ़ा के मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि चुनाव आयोग को ये नोटिस जैसे ही ये बात आई थी जब देना था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य किसी भी दल, क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी माना जाता है और निष्पक्षता से उसे नोटिस देना था। और सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, अगर जहां पे भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी दल करे, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो इन नोटिसों से कोई हल नहीं निकलना है। देश की अगर फिजा बिगड़ती है, माहौल खराब होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपने ऊपर भी ले, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी चुनाव आयोग को है कि चुनाव निष्पक्षता से हो, एक अच्छे वातावरण में हो, और जो कि हो नहीं रहा है, हम सबको दिख रहा है। और इसीलिए जब इतना दिख रहा है तो चुनाव आयोग को भी ये नोटिस की रस्म अदायगी, जब 5वें चरण का मतदान हो गया,
उसके बाद 22 तारीख को नोटिस निकला, 25 को तो छठे चरण का, और फिर उसके बाद 7वें चरण, कितने कम सीटों पे चुनाव बचा, क्या असर आएगा, ये सवाल उठता। रही धर्म की बात, आप पहले दिन से चुनाव में देखें जिस तरीका का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने किया। राम मंदिर की बात है तो कोर्ट का फैसला, कांग्रेस ने हमेशा कहा जो कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, अरे भैया भगवान राम हमने हम सबको लाया है, लेकिन उन्होंने भगवान राम को लाने वाले बन गए। अब बताइए, भगवान आज तो प्रधानमंत्री जी जगन्नाथ भगवान से बड़े हो गए, मेरे आराध्य, हम सबके पूज्य हैं, हम सब श्रद्धा से होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उनके एक प्रखर प्रवक्ता क्या कहते हैं कि जगन्नाथ भक्त हैं मोदी जी के। तो जो धर्म को इस तरीके से ले जाएंगे, मोदी जी स्वयं कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अलग से मुझे शक्तियां दी हैं भगवान ने, ईश्वरीय शक्ति के अवतार हैं, ऐसा लगने लगे जैसे अवतार के रूप में उनको भगवान से बढ़ के उनको बताने लगा। इतनी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में उस तरह की बात की कि हम कहां ले जा रहे हैं, हम नेताओं को भगवान बनाने लगे, धर्म को हम कहां लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमें अपने अपने धर्मों को मानना चाहिए। अरुण जी, आप आपके धर्म का पालन करते होंगे, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, ये अपना निजी काम है, हमें कैसे करना। लेकिन राजनीति में जो मेन मुद्दा है, आज देश की स्थिति में महंगाई क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार कहां पर है, क्या किसानों को उचित दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आज महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं है, आज इन सब बातों को छोड़कर अगर देश धर्म में या अन्य विषयों में जाएगा तो हम जो विकास की अवधारणा, जिस देश को हमने आजादी पाई है लंबे संघर्ष के बाद, सब लोगों ने योगदान दिया, एक लंबी लड़ाई उस समय लड़ी गई, और जहां देश को ले जाने की बात थी वो कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। हम उन मुद्दों पे आए, हम युवाओं के हाथ में रोजगार दें, हम किसानों को उन्नति दें। आज महंगाई से अगर पब्लिक परेशान है उसका तोड़ हम निकालें, लेकिन ये विषय हमें होना चाहिए। लेकिन चुनाव कहीं और विषय में जाता है, और इसीलिए ये सारी की सारी बातें आती हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जागे, बहुत लेट जाके चुनाव, इसके चाहे कोई भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं अगर हमसे भी गलती होती नोटिस दें। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग है निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहा है, निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग? सीधी सी बात है, आज चुनाव कौन से फेस में चला गया, जब जाके आप नोटिस दे रहे हैं तो शक तो होगा ना कि जिस तरीके की हमें उम्मीद है। देवदत्त जी ने, मतलब आप मानते हैं कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है? देवदत्त जी ने जिस तरीके से बात की, सीमित संसाधन राज्यों का और उसका जो है, आप देखो अभी एक छोटी सी बात में कह रहा हूं कैसा इन्वॉल्वमेंट हो गया। अभी सीबीआई का एक अधिकारी पकड़ा गया, अब जांच करने वाले ही अगर रिश्वत लेने लगेंगे तो हम कहां लेके जा रहे हैं इस देश को, कहां जाएगा हमारा प्रदेश, कहां जाएंगे हम लोग। और इसी तरीके से अगर राजनीति में होता रहा तो जो आम आदमी है कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करेगा। मेरे बहुत अच्छे मित्र घनश्याम जी, हमें इन सब चीजों के अलावा निश्चित रूप से हम अपनी अच्छाइयां बताएं, लेकिन इस देश के निर्माण के लिए, हमारा अपना देश है, आपका मेरा सबका देश है, अगर जो विसंगतियां आ रही हैं उन्हें दूर करने का काम भी राजनेताओं को ही करना पड़ेगा, कोई अलग से व्यक्ति नहीं आएगा उनको दूर करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता घनश्याम जी, आप लोग कहते हैं फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस अपनाती है, लेकिन अब तो आपके नेता ही कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में रहिए, हिंदुस्तान छोड़ दो, तो ये क्या है? देखिए, मैं शैलेंद्र जी को समझा था, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मेरे प्रारंभ में भी कहा, हम पर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए कि मैंने कहा जैसे मनमोहन सिंह जी थे, उनका बयान शैलेंद्र जी याद है कि नहीं आपको? घनश्याम जी आप बोल रहे उसके बाद बोलो, कहाँ है आप पढ़े, इंग्लिश में बोला है, इसका हिंदी अनुवाद करें, आप पढ़ के आप, मैं तो अरुण जी दिखाइए बयान, अगर प्रधानमंत्री हैं दिखाइए, आप दिखाइए टीवी पे होगा, कहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, आप बताइए, प्रूफ करिए। अगर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि पहला हक मुसलमानों का है, एक बार भी कहा हो तो बताइए आप टीवी पे, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा अगर उन्होंने ये कहा हो कि पहला हक मुसलमानों का है। अब मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा, इस मंच से कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा कि पहला मुसलमानों का था कि पहला अधिकार संसाधनों पर, और सुनिए किसका है, क्या कहा पूरी बात सुनिए, पूरा देखिए, उसके बाद बोलिए, आप चलाइए, पूरा है, जनता फैसला करेगी, सब लोग बैठे, आप देखिए, देवदत्त जी देखिए, फिर फैसला करिए कहाँ है। सुन तो लीजिए जी, आपने कहा, इसकी जवाब दिया, नहीं तो बोलता नहीं। बोलिए घनश्याम जी। अच्छा सुनिए, एक बार सुनिए, इससे पहले क्या प्रधानमंत्री जी या आपके बड़े नेता इफ्तार पार्टियां नहीं देते थे? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल देते थे। क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको देखने का अधिकार नहीं? हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? अगर लोग ये कह रहे हैं, जनमानस ये कह रहा है कि जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे। ये तो बीजेपी कहती है। ये घनश्याम जी, ये तो बीजेपी के नेताओं के मत से सुने जा सकते हैं। ट्विटर से डाला, जनता अरे एक फोटो डाला है मोदी जी छोटे से भगवान राम के घनश्याम जी आप राम की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं, आप विकास की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, भ्रष्टाचारी की बात करिए। आप बताइए, घनश्याम जी आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं। कांग्रेस की सरकारें डूबी रही है। घनश्याम जी सुन लीजिए, पर हमें मत सिखाइए। घनश्याम जी सुन लीजिए, आप राम की बात करते हैं, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप भ्रष्टाचारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। सरकार इस पे बात क्यों नहीं करना चाहती है? अरुण जी मेरा निवेदन है, क्या कांग्रेस ने बेरोजगारी को दूर किया? कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सत्ता में बीजेपी है। सवाल सत्ता से होता है घनश्याम जी। अरुण जी सुनिए, हिंदुस्तान को आजाद हुए इन वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही, प्रदेशों में भी रही और केंद्र में क्या भी उस रही। वक्त की महंगाई और इस वक्त की महंगाई में फर्क नहीं है घनश्याम जी? क्यों नहीं आपने बेरोजगारी दूर रही? और अभी 15 महीने आपकी सरकार आई थी, आपने कहा था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम युवाओं को 2 लाख रुपए देंगे, दिए क्या? घनश्याम जी आप 400 पार का नारा दे रहे हैं अपने गिरबान में झांकने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा जब मेरी बारी आएगी। तो हमेशा सब, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, सपना है, जो कहावत है उनकी, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार की बात करते हैं। करने का काम तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें करती हैं। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं घनश्याम जी, सुन लीजिए। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाता है फिर बीच में? अगर सबका साथ सबका विकास है तो मुसलमान के अलग से आए हैं देश में? नहीं, हमने कभी नहीं कहा इस बारे में। आप बताइए, अगर हमने अगर आपके नेताओं के बयान सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए। पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुस्तान में नहीं रहना। अरे देश की जनता देश में रहेगी कि पाकिस्तान में रहेगी? मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर आप राम मंदिर के भव्य निर्माण का रोकना चाहूंगा घनश्याम जी, शैलन जी से सब जवाब जान लेते हैं। शैलन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम जी रोकना चाहूंगा घनश्याम जी। शैलन जी देखिए, घनश्याम जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत समय होता है, 1.5 साल याद हैं, लेकिन 20 साल और 6 महीने 20.5 साल उनको याद नहीं है। घनश्याम जी अब मैं आपका जवाब देने दो भैया, मुझे आपका जवाब देने दीजिए। देखिए 10 साल से क्षमता रखिए। 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई गलती या कोई कमी रखी होगी कांग्रेस ने तो जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। अच्छी बात है, प्रजातंत्र में होना चाहिए। अगर हमें कमी है, जनता को अधिकार है, बाहर हमें कर दें। लेकिन उसके बाद जो सत्ता में आता है वो ये काम ना करके हम कहीं और लेके जाएंगे तो ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। चुनाव जीतना हारना विषय नहीं है, वो राजनीति में अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देश को देखे जा रहे हैं, कहां देश को लेके जा रहे हैं, किस तरीके से युवाओं के लिए रास्ते बना रहे हैं, किसानों की उन्नति पे किस तरह के रास्ते हम निकाल रहे हैं, ये सब भी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद, लगातार लंबा समय मिलने के बाद, मेरे साथी घनश्याम पिरोनिया जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन सब कामों में कहीं ना कहीं फेल हुई है। लोगों के वो सब सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए थे जो हम एक सरकार से करते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो सरकार हमारी हो जाती है, दल कोई भी हो। जी बिल्कुल। देवदत्त दुबे जी से जान लेते हैं लास्ट सवाल, क्योंकि समय का अभाव। देवदत्त दुबे जी, जिस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए, देर आए दुरुस्त आए, निर्वाचन आयोग की यही कहानी है? देखिए, देश में जो संस्थाएं हैं उनकी साख बनी रहनी चाहिए, विश्वसनीय बनना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, दल जीतेंगे हारेंगे, लेकिन देश हमेशा रहेगा। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इस भावना से सबको काम करना चाहिए। और इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति हमेशा ऐसा वो नियुक्ति होना चाहिए, ऐसा उनकी कार्यप्रणाली होना चाहिए कि इस देश की जनता का विश्वास बना रहे, क्योंकि उसी से पूरी व्यवस्था संचालित होगी, सरकारें बनेगी और जो न्याय की व्यवस्था है, न्यायालय, ये जो संस्थाएं ये ऐसी हैं कि इनके जरा भी कमजोर पड़ने से देश कमजोर पड़ेगा। जब जब देश पे संकट आया है, इन्हीं संस्थाओं ने देश को ताकत दी है और ये संस्थाएं हमेशा रहनी चाहिए। दलों को भी कभी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये आते जाते रहते हैं सरकार में। आज यदि आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग करोगे तो कल आप विपक्ष में रहोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन संस्थाओं को हमेशा मजबूत बनाए रखिए। आप चाहे सत्ता में रहे, आप चाहे विपक्ष में रहे, आपके साथ हमेशा न्याय हो। और जब
राजनीतिक दल के साथ न्याय होगा, पूरी व्यवस्था के साथ न्याय होगा, और एक न्याय प्रणाली जिसको अपन कहते हैं, जिसको एक पारदर्शी व्यवस्था जिसपे सबका विश्वास हो, जिससे हम नीति नियंता चुनते हैं, वो चीजें सही हो तो छोटी मोटी चीजें तो, छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहते हैं, लेकिन ये रीढ़ है, ये आधार स्तंभ है, इन चीजों को सही रहना चाहिए। हमारी चुनाव व्यवस्था बहुत पारदर्शी और सबका विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा देवदत्त जी आपका। घनश्याम पिरोनिया जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता शैलन पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए, निर्वाचन आयोग ने 6वें 7वें चरण का मतदान होना है, तब जाकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों को नोटिस दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है, कांग्रेस से कहा है कि संविधान को लेकर बयानबाजी न करें, वहीं बीजेपी से धर्म को लेकर राजनीति न करने की बात कही है। फिलहाल देखना होगा निर्वाचन आयोग के इस नोटिस का कितना असर पार्टियों पर पड़ता है। फिलहाल के लिए हमारे बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।